नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम करेंगे जो बचे हुए हमारे पेशवा थे और मराठा साम्राज्य का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो, और आगे क्या करेंगे उसके बाद करेंगे हम बंगाल के नवाब। और फिर अगर टाइम बचा तो हम आगे बढ़ जाएंगे किसकी तरफ, तो हम आगे बढ़ के कर लेंगे यूरोपियन आगमन कि भारत में कौन कौन आए, कैसे कैसे आए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बताइए आप सभी कैसे हो। बाकी हम बढ़ जाते हैं अपनी क्लास की तरफ बिगड़ समय को गंवाते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। मराठा साम्राज्य क्या कर लेंगे, मराठा साम्राज्य हो जाएगा। और पेशवाओं का इतिहास, छत्रपति साहू जी महाराज कौन हो जाएंगे, तो छत्रपति साहू जी महाराज हो जाएंगे। कब से कब तक थे ये, तो ये 1707 से लेकर कब तक हो जाएंगे, 1707 से 1749 तक हो जाएंगे। कुल कितने वर्ष तक रहेंगे, तो 42 वर्ष तक ये हो जाएंगे। 42 वर्ष तक, कब तक, तो 42 वर्ष तक ये हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं मुजफ्फर मुअज्जम, जिसे क्या बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी की कैद से आज़ाद किया। तो किसने किया था इसे, जो छत्रपति महाराज थे हमारे 5वें नंबर के साहू जी महाराज, उनको किसने, मुजफ्फर या बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को कैद से आज़ाद किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1707 ईस्वी में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। किसका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसको क्या बोला गया, खेड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, उस टाइम पर मराठा साम्राज्य किसके अधीन था, तो उस टाइम पर जब इनको आज़ाद किया गया 1707 में, तो ताराबाई के अधीन था। साहू किस किस के बीच में हुआ उत्तराधिकार का युद्ध, तो साहू जी हो जाएंगे और बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। कौन, साहू जी हो जाएंगे और बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ताराबाई क्या हो जाएंगी, ये ताराबाई हो जाएंगी। शिवाजी सेकंड जो थे उनकी संरक्षिका हो जाएंगी। कौन, ताराबाई। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने किसका समर्थन किया, तो साहू जी महाराज का समर्थन किया और इन्हें वो क्या बोलते हैं कि छत्रपति बना दिया। तो बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने क्या किया, तो ये इनको बाद में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया। तो प्रथम पेशवा बने, कौन बने, प्रथम पेशवा बने। कब, 1713 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, तो 1713 ईस्वी में बने थे। ठीक है, दूसरे पेशवा कौन हो जाएंगे, दूसरे पेशवा हो जाएंगे बालाजी, वो सॉरी बाजीराव प्रथम हो जाएंगे। कब से कब तक, जो 1720 ईस्वी से 1740 तक हो जाएंगे। इनकी किसकी, बाजीराव प्रथम की दो पत्नियां हो जाएंगी। कौन, दो पत्नियां हो जाएंगी, काशीबाई हो जाएंगी और मस्तानी हो जाएंगी। जो मस्तानी किसकी पुत्री थी, जो छत्रसाल की पुत्री थी। ठीक है, प्रमुख अभियान एवं युद्ध जो बाजीराव प्रथम के द्वारा किए गए प्रमुख अभियान और युद्ध कौन कौन से होंगे, तो 1728 ईस्वी में, 1728 ईस्वी में कहाँ का युद्ध लड़ा इन्होंने, तो पालखेड़ का युद्ध हुआ। कौन सा, पालखेड़ का युद्ध हुआ। निजाम उल मुल्क को पराजित कर दिया। किसको भाई, निजाम उल मुल्क का गेम बजा दिया इन्होंने। ठीक है, 1737 ईस्वी में दिल्ली अभियान। ठीक, किसके खिलाफ, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का लास्ट, जिसको क्या बोला जाता था, रंगीला। इसको कोई खबर नहीं थी राज्य पाज्य की, बस इसको ये रंगीला था, अपने मस्तियों में मस्त रहता था। ठीक है, इसको ऊपर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह रंगीला भाग खड़ा हुआ वहां से। ठीक है, अब 1739 ईस्वी में बसीन की संधि हुई। बसीन की संधि में क्या किया इन्होंने, पुर्तगालियों को, किसको, पुर्तगालियों को बुरी तरह से हरा दिया था। किसको, पुर्तगालियों को इन्होंने यहाँ पर गेम बजा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम तीसरे पेशवा कौन हो जाएंगे, तो तीसरे पेशवा हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। कौन हो जाएंगे तीसरे पेशवा, तो बालाजी बाजीराव तीसरे पेशवा हो जाएंगे। कब, 1740 से 61, कितने वर्ष तक रहे ये, 21 वर्ष तक पेशवा पद पर रहे थे। इनके पुत्र कौन हो जाएंगे, तो विश्वास राव इनके पुत्र हो जाएंगे। और चचेरा भाई कौन हो जाएगा, तो चचेरा भाई हो जाएगा सदाशिव राव भाव। कौन हो जाएगा, तो चचेरा भाई सदाशिव राव भाव हो जाएगा। तो पानीपत फिर क्या होता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। कब, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। किस किस के बीच में, मराठा सेना होती है और कौन सा होता है, अहमद शाह अफगानी अफगान होता है ये। किसके बीच में होगी लड़ाई, तो पानीपत की तो मराठा सेना के बीच में होगी और अफगान से आया हुआ होगा कौन, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, सेनापति कौन थे, तो सेनापति थे सदाशिव राव भाव थे।
ठीक है। विश्वासराव पेशवा के पुत्र थे। और मल्हार राव होलकर मालवा से थे। और इब्राहिम खान गारदी तोप खाने का, जिसके हाथ में तोपों की कमान थी। ठीक है। और इसकी तरफ से कौन था, तो नजीब उद्दौला था रोहेलखंड का। और शुजाउद्दौला था अवध का नवाब। कौन था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। ठीक है। अब ये दोनों ने इनने मिलकर क्या किया, इनकी लड़ाई हुई और इसमें क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और इसका आंखों देखा हाल किसने सुनाया था, तो आंखों देखा हाल इस युद्ध का प्रत्यक्ष आंखों देखा विवरण काशीराज पंडित द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो काशीराज पंडित के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, किसके द्वारा, काशीराज पंडित के द्वारा इसका आंखों देखा हाल सुनाया गया था। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब देख लेते हैं हम एंग्लो मराठा वॉर। जो अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोला जाता है एंग्लो मराठा वॉर। क्या बोलेंगे, एंग्लो मराठा वॉर उनको बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंग्लो मराठा वॉर उनको बोल देंगे। ठीक, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुई, तो प्रथम एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 ईस्वी तक चली थी। कितने साल चली थी ये, 5 और 2 7 साल चली थी ये का। ठीक है। मराठा का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो महा महादजी शिंदे और मल्हार राव होलकर थे। कौन थे, मल्हार राव होलकर हो जाएंगे। परिणाम क्या आया, परिणाम मराठों की विजय हुई। किसकी विजय हुई, तो मराठों की विजय हुई। 1782 ईस्वी में सलाबाई की संधि हुई। ट्रीटी ऑफ सलाबाई के द्वारा इस युद्ध की क्या हुई, समाप्ति हो गई थी। तो पहले एंग्लो मराठा वॉर में कौन जीत गए थे, तो पहले एंग्लो मराठा वॉर में मराठे जो थे वो जीत गए थे। फिर क्या होता है, फिर दूसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें मराठे जीत जाते हैं। क्या हो जाता है, जिसमें मराठे जीत जाते हैं। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक। कब तक, 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक हो जाता है। परिणाम क्या आता है इसका, तो परिणाम आता है अंग्रेज इसको जीत जाते हैं। ठीक है। इसमें दो संधियां होती हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। 1802 में बसीन की संधि होती है और 1806 में राजघाट की संधि होती है। किसकी, राजघाट की संधि। फिर आ जाएगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। कौन सा, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो जाएगा कब, 1817 से 1818। तो कब हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, 1817 से 1818। अंतिम पेशवा कौन बने इसमें, बाजीराव द्वितीय या बाजीराव सेकंड को पेंशन देकर क्या था, बिठूरिया कानपुर भेज दिया गया। नाना साहिब को क्या किया, पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। और बाजीराव थर्ड की मृत्यु कब हो गई, बाजीराव सेकंड की, तो 1853 में इनकी मृत्यु होगी। और इनके दत्तक पुत्र थे बाजीराव सेकंड के, नाना साहिब बोल देंगे उन्हें, क्या नाना साहिब बोल देंगे, धोधू पंत बोल देंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं बंगाल के नवाबों पर। किस पर, अब देखेंगे हम बंगाल के नवाब जो कौन है इसमें। बंगाल का नवाब एक वो भी इन्वॉल्व है जब मराठाओं के साथ तीसरा पानीपत की वॉर लड़ी गई, जिसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया सजाउद्दौला। अब उसकी कैंची बनने वाली है, उसकी कटाई होएगी। देखना उसके से साथ भी कितना गलत होगा, उसे तो बैठने ही नहीं देंगे ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, तो पहला कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा बंगाल का नवाब मुर्शद कुली खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो मुर्शद कुली खां हो जाएगा। मुर्शद कुली खां कब बना, 1700 में बना। और ये कब तक रहा, तो 27 तक रहा, 1727 तक। और कौन था ये, पहला बंगाल का नवाब था। 1700 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। इसको क्या किया गया, तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल का इसको दीवान नियुक्त किया गया। 1707 में क्या हुआ, 1707 में हो जाएगा औरंगजेब की मृत्यु पश्चात उसके पोते अजीमुशान व मुर्शद कुली खां के बीच विरोध हो गया। तो क्या हुआ, जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो किसके, अजीमुशान व मुर्शद कुली खां के बीच में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। जिससे क्या करता है ये मुर्शद कुली खां, अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बना लेता है। तो पहले बंगाल के नवाबों की राजधानी क्या थी, तो वो ढाका होती थी। लेकिन 1707 में क्या होता है, अजीमुशान और मुर्शद कुली खां के बीच लड़ाई हो जाती है किन्हीं चीज़ों को लेकर। तो उसके बाद क्या करता है ये मुर्शद कुली खां,
अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है और ढाका से मुर्शिदाबाद बना लेता है। 1717 में क्या आता है, फर्रुखसियर ने बंगाल का सूबेदार बना दिया। 1717 में क्या होता है, इसे मुर्शद कुली खां को बंगाल का नवाब बना दिया, सूबेदार बना दिया जाता है। और 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। तो क्या करता है ये, उसे क्या करता है, 1717 में ये सूबेदार बन गया बंगाल का। उसके बाद इसने क्या किया, 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। इजारेदारी प्रथा, ठेका या भू राजस्व एवं तकावीर, इनका जनक किसको बोला जाता है, तो इस साइड में तो मुर्शद कुली खां को ही बोला जाता है तकावीर का जनक। ठीक है। अब कौन आ जाता है, सजाउद्दीन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, सजाउद्दीन आ जाएगा, जो कब से 1727 से 1739 ईस्वी तक रहता है। तो ये कब तक रहेगा, तो नूरउद्दीन 12 वर्षों तक ये बंगाल का नवाब रहा था। 1732 ईस्वी में बिहार को बंगाल क्षेत्र में मिला लिया। कब कब मिला लिया, तो 1732 में बिहार को बंगाल क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद कौन आ जाता है, उसके बाद आ जाता है सरफराज खान। कौन आ जाएगा उसके बाद, सरफराज खान आ जाएगा 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक। 1740 ईस्वी में क्या होता है, गरिया का युद्ध होता है, किसके बीच, अलीवर्दी खान और सरफराज खान की हत्या कर गद्दी पर कब्जा किया। तो कब होता है, तो 1740 में गरिया का युद्ध होता है, जिसमें क्या करता है, अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर गद्दी पर कब्जा कर लिया। बस 1 मिनट होल्ड करेंगे। तो क्या हो गया, अब गरिया के युद्ध के बाद कौन आ गया गद्दी पर, तो गरिया के युद्ध के बाद आ जाता है अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां का टाइम पीरियड आप बताओ मुझे, कब से कब तक रहता है, तो ये कब से कब तक रहेगा, ये 1740 से 1756 ईस्वी तक रहता है। कौन हो जाएगा, वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए देकर आधिकारिक नवाब बना। तो क्या करता है ये, जो अलीवर्दी खां आता है 1740 में, ये 2 करोड़ रुपए देता है किसको, मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक है। 2 करोड़ रुपए देकर क्या कर देता है, ये आधिकारिक घोषणा करवाता है कि उस टाइम पे भी अभी तक शक्तिशाली कौन थे, तो शक्तिशाली अभी मुगल ही बचे थे। तो मुगलों से ये क्या करवा देता है, घोषणा करवा देता है कि मैं ही असली नवाब हूँ, आधिकारिक रूप से नवाब बन जाता है बंगाल का। ठीक है। अलीवर्दी खां क्या करता है, पुत्र न होने के कारण अपनी छोटी बेटी के पुत्र, जो छोटी बेटी का पुत्र होता है कौन, शुजाउद्दौला को नवाब घोषित कर देता है। क्या कर देता है, नवाब घोषित कर देता है। और यहीं से क्या हो जाता है, यहीं से शुजाउद्दौला की जिंदगी झंड होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और इसका अलीवर्दी खां का कथन क्या था, अलीवर्दी खां का कथन था कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी हैं, ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये किसका कथन था, ये कथन था अलीवर्दी खां का, यानी कि शुजाउद्दौला के नाना जी का। ठीक है। अब शुजाउद्दौला देख लेते हैं, 1756 से 1757 ईस्वी तक रहेगा। कब, शुजाउद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक। विरोध किसने किया, घसीटा बेगम जो इसकी मौसी थी, मीर जाफर इसके सेनापति ने, राय दुर्लभ हो जाएंगे और अमीचंद हो जाएंगे, अमीन चंद हो जाएंगे, जो जिसने शुजाउद्दौला का गद्दी पर बैठने पर पूरी तरह से ठुकर विरोध किया था। ठीक है। अब क्या होता है, तो ब्लैक होल की घटना होती है, जिसे क्या क्या बोला जाता है, काल कोठरी की घटना भी इसको बोला जाता है। कब, 20 जून 1756 ईस्वी में ये होती है। इसमें क्या होता है, 146 अंग्रेज होते हैं, वो शुजाउद्दौला को कब्जाने के लिए आ रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, ये शुजाउद्दौला उन सबको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है और बाहर से लगा देता है उसके गेट, ऊपर तले भाई भर के बंद कर देता है। उसमें से क्या होता है, ब्लैक होल की घटना में से 146 में से 123 वो सॉरी 23 लोग जिंदा बचते हैं और 123 लोग प्यारे हो जाते हैं, वो ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो किसने, जे होलवेल जे होलवेल द्वारा, जिक्र किसके द्वारा किया गया है, तो जे डी होलवेल द्वारा ब्लैक होल की घटना का जिक्र किया गया है। और ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को हुई थी। कब, 20 जून 1756 को हुई थी। और इसका टाइम पीरियड कब तक था, 1756 से 1757, 1 वर्ष ही
सुजाउद्दौला रहा। अलीनगर की संधि, क्या भाई अलीनगर की संधि हुई फरवरी 1757 में। कब हुई थी? तो फरवरी 1757। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था और सुजाउद्दौला के मध्य, किसके? अंग्रेजी रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के मध्य अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा किया। तो अंग्रेजों ने कहाँ पर कब्जा कर लिया था? तो चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अब क्या होता है? प्लासी का युद्ध हो जाता है, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को। सुजाउद्दौला की तरफ से कौन लड़ रहा होता है? मीर मदान लड़ रहा होता है और मोहन लाल। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से कौन होता है? क्लाइव होता है। और क्लाइव क्या हो जाता है इसमें? जीत जाता है। अब ये मीर मदान को ही मीर जाफर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये जो मीर जाफर था ना, तो इस मीर जाफर ने क्या किया? इसको लालच दे देते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको लालच देती है कि तू अपनी सेना को पीछे हटा ले। सेनापति तो था ही, तो क्या करते हैं कि तू इसे पीछे हट जा हाथ से, कि तू यहाँ से पीछे हट जा, और फिर क्या है, इसको गद्दी पे से हटाने के बाद हम तुझे क्या करेंगे? बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है, मीर जाफर ऐसे ही करता है। तो मीर जाफर एवं राय दुर्लभ ने नवाब के साथ, जो सुजाउद्दौला था उसके साथ विश्वासघात कर दिया था। ठीक है, विश्वासघात कर दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये हार जाता है और क्लाइव जो है जीत जाता है। फिर आ जाता है 1757। अब 1757 ईस्वी में क्या हो जाएगा? 1757 ईस्वी में 1757 से 1760 तक कौन बना दिया अंग्रेजों ने? मीर जाफर को बना दिया गया। और मीर जाफर को क्या बोला जाता है? क्लाइव का गधा कहा जाता था। क्या? क्लाइव का गधा, क्योंकि ये सारे काम अंग्रेजों के कहने पर ही करता था। तो ये अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। क्या बनकर रह गया था? कठपुतली बनकर रह गया था। उसके बाद किसको बनाया गया? उसके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया 1760 से 63 ईस्वी तक। ठीक है, 1760 में क्या मुंगेर की संधि नवाबों, वो 1760 में क्या हुआ? मुंगेर की संधि हुई जिसके द्वारा ये नवाब बना था। राजधानी क्या थी? इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, अंग्रेजी प्रभावों से दूर। तो ये क्या कर रहा था? ये अपनी राजधानी जैसे इसने परिवर्तित की मुर्शिदाबाद से मुंगेर की, तो ये अंग्रेजों के प्रभाव से दूर हो गया। तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो खतरा बन रहा है, इससे अच्छा तो मीर मीर जाफर ही था। तो ये क्या करते हैं? फिर से मीर जाफर इसको हटा देते हैं। और इसने क्या किया? मीर कासिम ने, इसने चुंगी मुफ्त व्यापार समाप्त किया। तो चुंगी मुफ्त व्यापार क्या होता था? कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने वाला टैक्स होता था। तो वो टैक्स जो अंग्रेजों द्वारा नहीं लिया जाता था, तो इसने उस मुफ्त व्यापार को खत्म कर दिया कि अब टैक्स देना होगा। और भारतीय व्यापारियों को भी कर में छूट प्रदान की थी। अब इसके बाद क्या, जब ये अंग्रेजों के लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम बनने लगा, तो क्या किया गया? मीर जाफर को पुनः गद्दी पर लाया गया 1763 से 1765 तक। ठीक है, मीर कासिम को हटाने के बाद अंग्रेजों ने पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। ठीक, बक्सर या बिहार का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। अंग्रेजी सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो की जीत होती है। विपक्षी त्रिगुट में कौन थे? मीर कासिम पूर्व का नवाब था, सुजाउद्दौला था जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय था मुगल सम्राट। अब एक खामोखा अपने चक्कर में मुगल सम्राट को लपेटवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें इन तीनों की हार हो जाती है। महत्व क्या था? भारत में अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता, राजनीति सत्ता स्थापित हुई। तो बक्सर के युद्ध को ही बोला जाता है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता भारत में स्थापित हुई। तो किसके, कौन से युद्ध के बाद? तो बक्सर का युद्ध था, जिसके बाद ये सत्ता स्थापित कर ली गई थी इनकी। तो कब हुआ बक्सर का युद्ध? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब क्या आ जाएगी? इलाहाबाद की संधियां। क्या हो जाएंगी? तो इलाहाबाद की संधियां हो जाएंगी 1765 ईस्वी में। कब हुई थी? 1765। प्रथम संधि कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि हुई। क्लाइव वर्सेस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुई थी। ये प्रथम संधि किस किस के साथ हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय थे और क्लाइव था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिला। जो ये संधि हुई थी, इसमें क्या किया गया था? तो बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी गई थी? तो ये दीवानी दे दी गई थी अंग्रेजों को। किसको मिली थी? तो ये दीवानी अंग्रेजों को मिली।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शाह आलम सेकंड को 26 लाख वार्षिक पेंशन देना तय हुआ। तो इसकी जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को चली गई, और उसके बदले में इनको क्या मिला, इनको इनको क्या मिला था, शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, इन तीनों स्टेटों के से अलग। ठीक, द्वितीय संधि कब हुई, सेकंड ट्रीटी 16 अगस्त 1665 को हुई। कब हुई द्वितीय संधि, तो 16 अगस्त 1765 को किलाइव वर्सेस सुजाउद्दौला के बीच हुई। जो सुजाउद्दौला कहाँ का, अवध का नवाब था, आपको पता ही है। अवध से इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र शाह आलम को दिया गया। जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी तो अंग्रेजों ने ले ली, और जो क्षेत्रों पर किसका, सुजाउद्दौला का अधिकार था, अवध व इलाहाबाद, उसको कहाँ, अवध, इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र किसको दे दिया गया, वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। ठीक है, और बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो गया। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक, 1765 से 1772 तक चला। द्वैध शासन के जनक कौन है, लागूकर्ता कौन हो जाएंगे, तो जनक हो जाएंगे भाई रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे 1765 ईस्वी में। समाप्त इसको किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इसको समाप्त किया गया 1772 में। प्रणाली क्या थी, दीवानी राजस्व अंग्रेजों के पास था, और निजामत प्रशासन नवाबों के पास था। ठीक है, जो दीवानी का अधिकार था वो तो किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास, और निजामत जो प्रशासन का अधिकार था वो चला गया अंग्रेजों के पास, वो नवाबों के पास। विशेष तथ्य क्या हो जाएंगे, बंगाल का पहला एवं अंतिम नायाब सूबेदार मोहम्मद रजा खां था। कौन था, मोहम्मद रजा खां था। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा भाई। हेलो, हाँ भाई, भाई मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने आगे, अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, किसका, तो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। तो पहले कौन कौन आए थे भारत में, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन आए थे, पहले पे आ जाते हैं पुर्तगाली। आपको पता ही है वास्को डी गामा आया था। कब आया था वास्को डी गामा, तो कब आया था बताइए सब जल्दी जल्दी। क्या 1498 में आया था। हाँ, तो डच कहाँ से आए थे, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। डच कहाँ से, हॉलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे। फिर आ जाते हैं अंग्रेज, जो कौन थे, ब्रिटेन से, और जिन्होंने सबसे ज्यादा भारत पर राज किया। सबसे ज्यादा राज किसने किया, तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा भारत पर राज किया था। ठीक है, इनके बाद कौन आ जाते हैं, डेनिस आ जाते हैं, कहाँ से, डेनमार्क से। फिर कौन आ जाते हैं, फ्रांसीसी आ जाएंगे, फ्रांस से। और फिर स्वीडिश आ जाएंगे, कहाँ से, स्वीडन से आ जाएंगे। स्वीडिश कहाँ से आ जाएंगे, तो स्वीडिश आ जाएंगे, स्वीडन से आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन आ जाएंगे, कैसे याद रखेंगे, पी, पी डी, पी डी बी, पी डी बी, और फिर से डी, और एफ और एस। ऐसे देखो, आज स्वीडन है, स्वीडिश तो आज याद रखेंगे स्वीडन से। फ्रेंच है तो फ्रांस से, डेनिश है डेनमार्क से, इंग्लिश है ब्रिटेन से, डच है नीदरलैंड या हॉलैंड से। इसमें कुछ याद करने वाला इतना कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं इतना याद करने वाला। अब आगे देखते हैं, प्रमुख समुद्री मार्गों की खोज। ठीक है, तो 1492 ईस्वी में, 1492 में क्या होता है, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता है। कहाँ से भाई, क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता है, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से। और ये क्या करता है, तो ये यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है। अमेरिका जाना इसने सीख लिया, अमेरिका के समुद्री मार्ग की इसके द्वारा क्या कर ली गई, तो इसके द्वारा अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कर ली गई। 1487 ईस्वी में कौन निकलता है, तो बार्थोलोम्यू डियाज निकलता है, जिसने उत्तम मानसी उत्तम मानसी अंतरीप, उत्तर मीमांसा अंतरीप हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, उत्तरी मीमांसा अंतरीप हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, कैप ऑफ गुड होप की खोज कर ली थी किसने, 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने। और इस यात्रा का खर्चा किसने दिया था, तो महारानी इसाबेल द्वारा
इस यात्रा का खर्चा दिया गया था। ठीक है। अब कौन आता है? पुर्तगाली एवं वास्को डी गामा। ठीक है। तो 17 मई 1498 में क्या होता है? 17 मई 1498 में एक जहाज आकर रुकता है केरल के कालीकट में। ठीक। कहाँ? वास्को डी गामा ने भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। किसने? तो वास्को डी गामा ने। वह भारत में कालीकट केरल केरल बंदरगाह पर पहुंचा। स्थानीय हिंदू शासक कौन था उस टाइम पे केरल का शासक? तो जमोरिन था। जमोरिन ने उसका क्या किया? उसका भव्य स्वागत किया। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? वास्को डी गामा का भारत के साथ व्यापार करना एवं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। दूसरी बार कब आया? तो ये दूसरी बार 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। और तीसरी बार कब आया? 1524 में आया। कब आया? तो 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु यही भारत में हो गई थी। ठीक है। तो कुल कितनी बार आया था? ये कुल 3 बार आया था। कितनी बार आया था? तो कुल 3 बार भारत ये आया था। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद पेड्रो अल्वारेज। कौन? पेड्रो अल्वारेज। यह दूसरा पुर्तगाली था तथा ब्राजील के समुद्री मार्ग का खोज करता था। तो पेड्रो अल्वारेज कौन था? ये दूसरा भारत आने वाला पुर्तगाली था और ब्राजील के रास्ते के खोज करता था। ठीक है। उसके बाद क्या जाते हैं? पुर्तगाली गवर्नर एवं महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हो जाएगा उसे देख लेते हैं हम। अब क्या होता है? 1503 में पुर्तगालियों ने कोच्चि में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली स्थापित की। तो क्या किया इन्होंने? 1503 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोल ली थी। कोठी मतलब एक कोई वैसा कुछ नहीं था, तो एक फैक्ट्री थी जहां ये अपना सामान स्टोर करके रखते थे। 1505 में क्या किया गया? फ्रांसीसी द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। कब आया था? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। कौन? फ्रांसीसी द अल्मोड़ा। इसने शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी एवं कार्टेज पद्धति लागू की थी। तो इसने समुंदर में क्या किया? तो इसने समुंदर में एक टैक्स लगाने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज पद्धति यानी टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। 1505 में क्या हुआ? द्वितीय व्यापारिक कोठी कहाँ? कन्नूर केरल में खोली। इन्होंने पहली कोठी कहाँ पर खोली? तो कोचीन में खोल ली थी और दूसरी कन्नूर केरल में खोल ली। 1509 से 1515 अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसको सिर्फ ये याद रखेंगे, अल्बुकर्क आया था गवर्नर बनकर आया। तो कौन आया? तो अल्बुकर्क आया गवर्नर बनकर दूसरा। ठीक है। इसने क्या किया? इसने अल्मेडा द्वारा शुरू की गई ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया इसने? ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त कर दिया। 1510 में क्या हुआ? बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया गया। ठीक है। तो क्या हुआ? जब भी ये आया था यहाँ पर, तो दूसरा फ्रांसीसी ये अल्बुकर्क आया इंडिया। तो अल्बुकर्क ने पहले क्या किया? तो अल्बुकर्क ने पहले ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म किया। किसको? तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसने खत्म कर दी। उसके बाद ये क्या करता है? उसके बाद ये 1510 में 1509 से 1515 तक रहता है। तो उसमें क्या करता है? 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। गोवा पे कंट्रोल कर लेता है यूसुफ आदिल शाह से उसको छीन कर। ठीक। और 1530 में छीनने के पूरे 20 वर्ष बाद, कब? तो छीनने के पूरे 20 वर्ष बाद ये क्या कर लेता है? ये इसको राजधानी बना लेता है 1530 में। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। ठीक है। किसके द्वारा? नीनो डी कुन्हो द्वारा। किसके द्वारा? नीनो डी कुन्हो द्वारा। 1535 में क्या किया इन्होंने? राजधानी बनाने के बाद 1535 में करते हैं दीव क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया। किस पर? दीव क्षेत्र पर। 1539 में दमन क्षेत्र पर अधिकार शुरू किया। पूर्ण नियंत्रण इन्होंने कब कर लिया था? तो 1559 में कर लिया था इन्होंने पूर्ण नियंत्रण। ठीक है। उसके आगे भारतीयों पुर्तगालियों की भारतीयों को देन। तो पुर्तगालियों ने क्या दिया भारत को? तंबाकू की खेती की। बर्निल अकबर के काल में तंबाकू की खेती शुरू करवाई। तो ये जो था बर्निल, ये एक पुर्तगाली यात्री था जो अकबर के दरबार में तंबाकू लेकर आया था और अकबर को इसने तंबाकू पिलाया और अकबर क्या हो गया? अकबर हो गया भाई मंत्रमुग्ध कि हाँ भाई बहुत तगड़ा तंबाकू है, अब इसकी खेती इंडिया में जारी करवाई जाए। ठीक है। तो इसकी खेती शुरू करवा दी गई।
आलू व टमाटर। भारत में आलू और टमाटर की खेती भी शुरू करवाई गई किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस कब भाई? प्रिंटिंग प्रेस भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित किया गया। ठीक है। जहाज निर्माण कला, उन्नत जहाजों के निर्माण, शिप बिल्डिंग की तकनीक किससे मिली है हमें? तो ये भी हमें पुर्तगालियों से ही मिली है। किससे? पुर्तगालियों से मिली है। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत। अब हमारा क्या मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाता है और अब हम किसकी तरफ बढ़ जाते हैं? हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास। किसकी तरफ बढ़ जाएंगे? तो अब बढ़ जाएंगे हम आधुनिक भारतीय इतिहास की तरफ। ठीक है। पुर्तगाली एवं ब्रिटिश संबंध। क्या? पुर्तगाली एवं ब्रिटिश संबंधों के बारे में देख लेते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना ब्रिगेंजा, किसकी? कैथरीना ब्रिगेंजा की शादी, कैथरीना ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हुई, जिसको दहेज में क्या मिला? मुंबई मिला था। दहेज में मुंबई ब्रिटिश राजकुमार को प्राप्त हुआ। किसको? तो दहेज में मुंबई जो था वो ब्रिटिश राजकुमार को प्राप्त हुआ। 1659 में श्रीलंका को डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया। उधर श्रीलंका में डच भी पहुंच गए थे। ठीक है। तो डचों ने छीन लिया 1659, 1659 में क्या किया गया? तो डचों ने श्रीलंका पुर्तगालियों से छीन लिया। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कब आई? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में इंडिया आ गई थी। ठीक है। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलिया द हाउटमैन था। कौन था? कार्नेलिया द हाउटमैन था, जो कब 1596 में भारत आया था। कब आया था? 1596 में भारत आया था। अब क्या था, एक तरीके से जब भाई ये वास्को डी गामा पहुंचा, वो तो पूरे यूरोप में क्या हो गया, एक होड़ सी मच गई इंडिया आने की। क्या? तो पूरे यूरोप में एक होड़ सी मच गई इंडिया आने की भाई, कि वहाँ के मसाले ऐसे ऐसे हैं और इन्हें मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है। होड़ सी मच गई। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली? तो पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ? मसूलीपट्टनम में खोली थी। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री 1610 में कहाँ पर? पुलिकट में खोली थी। तो और सूरत 1616 में इन्होंने सूरत में और 1645 में कराईकल में खोली थी। तो कब? 1605 मसूलीपट्टनम, फिर 5 साल जोड़ देंगे 1610 पुलिकट, फिर 6 साल जोड़ देंगे 1616 में सूरत में, और फिर 1645 में कराईकल हो जाएगा। पहले 5 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है। डचों का पतन किस युद्ध से होता है? तो वेदरा का युद्ध होता है 1759 का, कलकत्ता में। कब? 1759 का। कहाँ का? वेदरा का युद्ध होता है कलकत्ता में, जिसे अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। किसने? अंग्रेजों ने डचों को क्या कर लिया था? तो पराजित कर दिया था। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा डचों को पराजित कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो 1600 में कौन था दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर? तो दिल्ली की गद्दी पर, सॉरी दिल्ली सल्तनत कह रहा हूँ मैं, मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था? तो अकबर के समय पर, मुगल सम्राट अकबर के समय पर इसकी स्थापना हुई। महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष का व्यापारिक चार्टर प्रदान किया था। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1713 से जो 19 तक गद्दी पर रहा ने दस्तक या करमुक्त व्यापार का शाही आदेश जारी किया था। क्या? फरमान जारी कर दिया था। फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सुरेमन की अध्यक्षता में शिष्टमंडल आया था। तो कौन आया था? जॉन सैरेमन आए थे। कहाँ पर? किसके में? तो फर्रुखसियर के दरबार में आए थे। ठीक है। नोट। इस दस्तक का दुरुपयोग के कारण जो ये दस्तक जारी कर दिया था फर्रुखसियर ने, इसी दस्तक के दुरुपयोग के कारण आगे चलकर प्लासी 1757 व अक्सर 1764 के प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। तो उन युद्धों का कारण क्या था? उन युद्धों का यही एक कारण था कि इसने क्या किया था, इसने दस्तक जारी कर दिया था। फ्रांसीसी कंपनियां कौन कौन सी हो जाएंगी? 1668। स्थापना 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा। तो फ्रांसीसी कंपनी 1668 की स्थापना 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा। कर्नाटक युद्ध पृष्ठभूमि। राजधानी क्या हो जाएगी? अर्काट। कर्नाटक का नवाब कौन था?
अनबरुद्दीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनबरुद्दीन हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि। ठीक है, अब देख लेते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध एवं एंग्लो मैसूर संघर्ष। कर्नाटक युद्ध एवं एंग्लो मैसूर संघर्ष। प्रथम प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 से 1748 में हुआ था। कब? पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था। तो क्या था? अब ऐसा तो था नहीं कि अंग्रेजों ने सिर्फ यहीं पर कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो उधर ऑस्ट्रिया में भी इनका युद्ध चल रहा था। तो दोनों सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो जब इनका यहाँ वहाँ पर भी युद्ध चल रहा था तो यहाँ पर भी तनाव बढ़ा, और यहाँ पर तनाव बढ़ा तो यहाँ पर भी युद्ध हो गया, जिसे क्या प्रथम कर्नाटक वॉर बोला गया। क्या बोला गया? जिसको प्रथम कर्नाटक वॉर बोला गया। तात्कालिक कारण क्या थे? अंग्रेजी कैप्टन वर्नेट ने 2 फ्रांसीसी जलपोत अपने कब्जे में लेकर उन्हें जला दिया। 1741 में क्या डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया। डुप्ले ने मोरिस के गवर्नर ला बोडाने की मदद से मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक है, सेंट टोमे का युद्ध 1748। महफूज खान अनबरुद्दीन का बेटा और पैराडाइज, कौन हो जाएगा? पैराडाइज फ्रांसीसी सेनापति। किस किस के बीच में हुआ? सेंट टोमे का युद्ध किस किस के बीच में हो जाएगा? तो 1748 ईस्वी में हो जाएगा। और किसके बीच? महफूज खां अनबरुद्दीन का बेटा वर्सेस पैराडाइज फ्रांसीसी सेनापति था। समाप्त किससे हुआ ये? तो एक्सला सापले की संधि हुई 1748 में, युद्ध समाप्त हुआ। मद्रास अंग्रेजों को पुनः मिल गया था। इसी संधि के बाद क्या हुआ? तो मद्रास जो था अंग्रेजों को पुनः मिल गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो सेकंड कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला, 5 साल तक। हैदराबाद, जिसे क्या? हैदराबाद विवाद। निजाम उल मुल्क का बेटा नासिर जंग वर्सेस पोता मुजफ्फर जंग प्लस फ्रांसीसी। तो हैदराबाद का विवाद किस किस के बीच होता है? निजाम उल मुल्क का बेटा होता है नासिर जंग, और उसका पोता होता है मुजफ्फर जंग प्लस फ्रांसीसी। मुजफ्फर जंग के साथ कौन मिल जाते हैं? फ्रांसीसी मिल जाते हैं। 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया, जिसकी जगह गोडियू को गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। और अगर डुप्ले को बाहर यहाँ से वापस नहीं बुलाया जाता तो ये क्या बोल रहे हैं, ये फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया था। ठीक है, अगर इन्होंने डुप्ले को वापस नहीं बुलाया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। समाप्त। पांडिचेरी की संधि 1754 में हुई, जिससे क्या हो गया? सेकंड कर्नाटक वॉर भी समाप्त हो गया था। थर्ड कर्नाटक वॉर, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। पृष्ठभूमि क्या? यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। इसको क्या बोला जाता है? यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63। वांडीवास का युद्ध तमिलनाडु 22 जनवरी 1760 में। फ्रांसीसी कौन थे? काउंट डी लाली था, और अंग्रेज कौन थे? आयरकूट थे। जो काउंट डी लाली क्या हो गया? ये असफल हो गया, और आर्यकूट को जीत मिली। ठीक है, कौन से में? तीसरे कर्नाटक वॉर की बात हो जाएंगे। इस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का अंत हो गया। तो किस युद्ध से? तो वांडीवास का युद्ध हो जाएगा, या वांडीवास का युद्ध समाप्त कब हुआ? तो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ 1763 में। इस युद्ध ने क्या कर दिया? फ्रांसीसियों का अंत कर दिया भारत के अंदर से। मैसूर साम्राज्य एवं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। मैसूर साम्राज्य और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1761 में हैदर अली मैसूर का सुल्तान बना, और 1776 में स्वयं को राजा घोषित कर दिया। तो क्या होता है अब? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हो जाएगा? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। कौन? हैदर अली प्लस मराठे प्लस निजाम थे, और वर्सेस में कौन था? तो वेरेलस्ट था। कौन था? वेरेलस्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और यहाँ क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। समाप्त। मद्रास की संधि हुई 1769 में, जिससे ये युद्ध समाप्त हुआ। 1761 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इनसे भी नहीं रुका गया, इन्होंने भाई 2 साल बाद फिर मराठों पर मैसूर पर ही आक्रमण कर दिया। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने माहे फ्रांसीसियों के अधीन पर कब्जा किया तथा त्रिगुट की संधि हुई। अंग्रेजों ने कहा माहे पर अधिकार कर लिया, फ्रांसीसियों के अधीन था, कब्जा किया, और त्रिगुट की क्या हो जाती है? यहाँ पर त्रिगुट की संधि हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास हो जाती है हमारी यहीं पर ख़त्म।
फर्स्ट कर इसमें प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध पर, यहाँ से आगे हम कल देख रहे होंगे। ठीक है, तो बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, और अपना कोई भी सजेशन हो तो हमें टेलीग्राम पर बता दीजिएगा या कमेंट करके बता दीजिएगा, और कोई भी अगर फैक्ट गलत हो गया हो या कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, हम माफ़ कीजिएगा, सॉरी उसके लिए बहुत बहुत। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।